Hello students, welcome to this section of electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल जब आपने स्टडी किया होगा बच्चों, तो आपने उसमें डाइपोल का बिहेवियर देखा होगा जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। तो वहाँ पे आपने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया होगा कि टॉर्क कितना लगा डाइपोल पर, तो उसका कुछ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है, अगर आपको याद हो कि टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और या फिर इसको लिख सकते हो टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। तो आपने ये वाला एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश किया होगा कब, जब हम किसी भी डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अब सिचुएशन ये है कि क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ये हमारी टास्क है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। टास्क क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आपने ये देखा होगा कि प्योर रोटरी मोशन होता है, इसके पास कपल जनरेट हो जाता है। कपल क्यों जनरेट होता है? दो इक्वल अमाउंट के, है ना, फोर्स हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो कपल प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक ऐसी जगह पर रखता हूँ या ऐसे फील्ड में रखता हूँ जो फील्ड आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया है। क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड फील्ड जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। याद करो, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड फील्ड का एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है, तो केवल और केवल आर ही वेरी कर सकता है। जैसे जैसे आर वेरी करेगा वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब सिचुएशन मेरे पास बच्चों यही वाली है कि मैं अपने इस डाइपोल को, जो ये हमारा डाइपोल है, इस डाइपोल को हम ऐसी जगह पे रखते हैं या ऐसे फील्ड में रखते हैं, फॉर एग्जांपल जो इस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया है। तो ज़रा देख लेते हैं जरा। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न तो ये होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, ये सब बातें हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, पहले बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ओके, अब ये मेरे पास इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न होगा, मैंने कुछ ड्रॉ किया है। अब इसमें इस फील्ड में मैंने अपना डाइपोल प्लेस कर दिया बच्चों। तो ज़रा सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको थोड़ा सा, इस वाले रीजन को मैंने एनक्लोज कर दिया, बस बताने के लिए कि मैं केवल इतने फील्ड की बात कर रहा हूँ। अब मैंने इसमें डाइपोल रखा है और डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है बच्चों वो कुछ इस तरीके से है। मैंने डाइपोल को इस तरीके से रखा हुआ है, ये हमारा डाइपोल है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज और ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, ये डाइपोल लेंथ L मैंने मान लिया। तो अब हमें यही देखना है। अब तुम देखो, ये जो मेरे पास फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें मैं इस डाइपोल को या डाइपोल का अलाइनमेंट मैंने कुछ इस तरीके से किया है। अब ज़रा एक बात देखो कि इस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन कुछ और है और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन कुछ और है, पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस कुछ और है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इसकी वजह से। अब ये मेरे पास चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को अगर मैं इसके फील्ड में रखता हूँ बच्चों, तो नेगेटिव, जब भी आपने पढ़ा होगा, जब भी हम लोग किसी चार्ज को किसी फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स सेटअप हो जाता है। अगर वो चार्ज नेगेटिव है जिसमें आपने रखा है जिसको, तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से रेडियली बाहर निकलेगा तो लगने वाला फोर्स अपोजिट, यानी कि Q इंटू E1 मैंने मान लिया। E1 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो कुछ R मैंने मान लिया। ऐसे इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही होगी, बट उसकी वैल्यू होगी कुछ Q इंटू E2।
E1 और E2 याद रखना, मैं यहाँ पे अनइक्वल इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि E1 और E2 जो होंगे वो कम्प्लीटली R पे डिपेंड कर रहे हैं और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कुछ और होगी और इसकी डिस्टेंस कुछ और होगी, इस वजह से हमारे E1 और E2 अनइक्वल होंगे। ये आपने बना लिया इस तरीके से। अच्छा, अब जरा तुम इसमें एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स फाइंड आउट करता हूँ बच्चों, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 0 है? आप बोलोगे एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि E2 और E1 की वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर E2 और E1 भी इक्वल होते तो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है क्योंकि E2 इज़ नॉट इक्वल टू E1। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा एफ एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से ये जो डाइपोल होगा जिसको मैंने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, उसके पास ट्रांसलेशन मोशन होगा या ट्रांसलेटरी मोशन होगा। अब इसका मोशन लेफ्ट वर्ड में होगा या राइट वर्ड में होगा, वो डिपेंड करेगा उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ उसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं बच्चों। अब सवाल उठता है कि ज़रा ये भी चेक कर लेते हैं, जब हमने ट्रांसलेटरी मोशन चेक कर लिया है तो रोटरी मोशन भी चेक कर लेते हैं। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर कितना टॉर्क होगा? बच्चों देखो, खुद सोचो कि इस डाइपोल पर इन दोनों फोर्स की वजह से कितना टॉर्क होगा? 0। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स इसी से पास कर रहे हैं, तो डाइपोल के अलोंग क्या होगा? टॉर्क एक्सटर्नल की वैल्यू 0 हो जाएगी। हालांकि फोर्सेस अनइक्वल हैं, अनइक्वल फोर्स होने की वजह से के बाद भी एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। अब एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? नो रोटेशनल मोशन या फिर नो रोटरी मोशन। तो ये सिचुएशन मेरे पास ये कहती है, यहाँ से कंक्लूजन हमारे पास ये आया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अपने डाइपोल का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से किया है, तो उस डाइपोल के पास प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन होगा और डाइपोल के पास कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि अगर सपोज़ करो मैं इसमें अपने डाइपोल का अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इस डाइपोल को मैं इस तरह से न रखे, थोड़ा दूसरे तरीके से हम लोग इसको प्लेस करते हैं। ज़रा सिचुएशन को उसको भी डिस्कस करते हैं। कैसे सिचुएशन बच्चों? अब यही है कि आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सिंप्लीफिकेशन के लिए ये मेरे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न कुछ ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये हमने इसको पैटर्न को ड्रॉ कर लिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी को बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने जो डाइपोल अपना प्लेस किया है बच्चों, इस बार वो डाइपोल हमने कुछ इस तरीके से रखा है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज ये कुछ डाइपोल का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से रखा है और इत्तेफाक से मैंने इसमें ध्यान रखा है कि अगर ये डिस्टेंस r के बराबर है इस एज की और ये डिस्टेंस भी हमने सपोज करो r के इक्वली अज्यूम कर ली, तो ये कुछ इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास सिंप्लिसिटी के लिए। अब सपोज़ इधर मेरे पास ये जो चार्ज है डाइपोल का, ये माइनस क्यों है? आप कोई भी ले सकते हो, ये तो हम जनरल स्टडी कर रहे हैं। ये प्लस क्यों है? अब ज़रा स्टडी करते हैं हम इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। अब ये जो माइनस क्यों चार्ज है, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जो कि इस आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया है। तो इस नेगेटिव चार्ज पर इसके फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो इस पे लगने वाला फोर्स अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ रेडियली आउटवर्ड, तो लगने वाला फोर्स इनवर्ड और उसकी वैल्यू होगी Q इंटू, मैंने मान ली वैल्यू वो E1 पहले की तरह, ठीक है। अब इस पे लगने वाला, अगर मैं इस पे लगने वाला फोर्स देखूं बच्चों, तो ये कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पर इस आइसोलेटेड चार्ज के फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगेगा, बट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ से रेडियली आउटवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड ही होगी और इसकी वैल्यू होगी Q इंटू, मैंने अस्यूम कर लिया ये E2। अब देखो E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो इस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ पर? R इतने सेपरेशन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वो चार्ज जिसने उसको प्रोड्यूस किया है पॉइंट चार्ज के लिए, अपॉन वो सेपरेशन का स्क्वायर जहाँ पर हमने उसको फाइंड आउट करना है। तुम देखो चार्ज दोनों केस में प्लस क्यों ही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, यहाँ से भी यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू वाट? E2 इज इक्वल टू E लेट। तो बच्चों अब सिचुएशन ये बनी कि इस पे लगने वाला फोर्स होगा Q इंटू ओनली E नॉट E1 और इस पे लगने वाला फोर्स भी होगा Q इंटू E। अब हमारे पास
फोर्सेस हैं, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर मैग्नीट्यूड हैं। ज़रा मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इधर फोर्स है हमारे पास Q इंटू ई और इधर हमारे पास फोर्स है Q इंटू ई। क्या नेट फोर्स 0 के बराबर है? नेट फोर्स 0 के बराबर तब होता जब दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट होती है। लेकिन यहाँ तुम देखो, ये तो मेरे पास प्योरली हॉरिजॉन्टल है, किसी एंगल पर यहाँ पे इसका कंपोनेंट आ जाएगा क्यू ई कॉस थीटा क्यू ई साइन थीटा, जिसकी वजह से फोर्सेज हमारे अनबैलेंस्ड हो गए हैं। यानी कि इस केस में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बच्चों 0 के बराबर नहीं है। यानी इस केस में जो डाइपोल होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन तो करेगा, ये तो बात पक्का हो गया। अब जरा देख लेते हैं रोटेशनल मोशन के लिए। डाइपोल हमारा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये डाइपोल है हमारे पास, इधर चार्ज है माइनस क्यों, इधर चार्ज है प्लस क्यों। टॉर्क के बारे में स्टडी करते हैं। इन्होंने देखो ये क्यू ई और ये मेरे पास क्यू ई, ये क्यू ई का कंपोनेंट क्यू ई कॉस थीटा, मैंने मान लिया एंगल थीटा है, और ये कंपोनेंट बच्चों आ जाएगा यहाँ से क्यू ई साइन थीटा। अब देखो क्यू ई कॉस थीटा और क्यू ई ये एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, और क्यू ई साइन थीटा की वजह से जो टॉर्क होगा इस डाइपोल के अलॉन्ग वो कितना होगा 0। बट इन दोनों फोर्सेज ने एक टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में टॉर्क की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। आप खुद ये स्टडी कर सकते हो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, हाउ टू फाइंड द टॉर्क रोटेशन मोशन में आपने किए होंगे। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन हमारे पास बच्चों ये बना कि ये जो डाइपोल है, अगर डाइपोल का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से हमने करा एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ना तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ, ना ही एक्सटर्नल टॉर्क 0 हुआ। यानी कि इस केस में डाइपोल के पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होगी और डाइपोल के पास रोटेशनल मोशन भी होगी या फिर रोटरी मोशन भी होगी। लेकिन इससे पहले सेम डाइपोल का, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल का अलाइनमेंट ही होता है, या डाइपोल का प्लेसमेंट ही होता है कि डाइपोल को हम किस तरीके से रखें कि कब हमारा डाइपोल ट्रांसलेशन मोशन करेगा, कब हमारा डाइपोल रोटेशनल मोशन करेगा, या कब हमारा जो डाइपोल होगा वो मिक्स्ड मोशन करेगा, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों। जैसे इस केस में इसका जो मोशन है वो कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है वो बच्चों कि एक्सप्लेन द मोशन दैट द डाइपोल टेक्स व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो इस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हो, यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके, ये आपको समझ में आया होगा अगर आपकी पहले से थोड़े से बेसिक्स क्लियर हैं। ठीक है, ओके बच्चों।